मेरे लिए पुनर्वास प्रक्रिया की शुरुआत मसाज करवाने से हुई। काश मैंने यह अस्पताल में ही करवा लिया होता। मुझे लगता है कि पहले मसाज करवाने से मुझे पहले ही मदद मिल जाती। लेकिन खैर, अस्पताल छोड़ने के बाद मैं एक निजी योग्य मसाज व्यक्ति के पास गया और उसने मेरी हर शुरुआत में मैं वहाँ हफ्ते में 3 बार जाता था। फिर 1 महीने बाद मैं हफ्ते में 2 बार जाने लगा। फिर धीरे धीरे सुधार हुआ। मैं महीने में 1 बार जाने लगा और मैंने यह 1 साल तक जारी रखा। उसी समय मैं पॉइंट शेवेलियर में कैरिंगटन रिहैब जा रहा था। वहाँ उन्होंने मुझे सही तरीके से चलना सिखाया। हाथ कैसे हिलाना है, चीज़ों को कैसे पकड़ना है। और 3-4 महीने बाद मुझे यह वह समय सीमा थी जो उन्होंने तय की थी। तो उसके बाद मैंने स्थानीय जिम में शामिल हो गया और उनके कैरिंगटन रिहैब लोगों के साथ मैंने स्थानीय जिम में एक कार्यक्रम किया और उन व्यायामों को किया जो उन्होंने कहा था कि मेरी मदद करेंगे। घर के आसपास मेरी गतिशीलता ठीक है। मैं अभी भी वैक्यूमिंग नहीं करता। मेरे पति ये करते हैं। ये शुरुआती चीज़ों में से एक था, क्योंकि आप झाड़ू के हैंडल या वैक्यूम क्लीनर को पकड़ नहीं सकते थे। ये बहुत निराशाजनक था। तो ये उन चीज़ों में से एक था जो आप बस नहीं कर सकते थे और मैंने इसे छोड़ दिया। तो वह था, ये जानते हैं, बस हर बार जब आप चाहते हैं कि आपका हाथ वहाँ 1 सेकंड के लिए रुके और फिर वह नीचे गिर जाए, तो आप इसे एक हाथ से कर रहे होते और आप एक हाथ से झाड़ू चलाने की कोशिश करते। ये आसान नहीं है। बर्तन मैं कभी कभी कर सकता हूँ। मैं बहुत शोर करता हूँ क्योंकि चारों ओर खटखट होती है। और खाना पकाने में मैंने धीरे धीरे बर्तन को पकड़ना सीखा है। शुरुआत में मैं इसे पकड़ नहीं सकता था, लेकिन या जब आप हिला रहे होते हैं या हिलाते समय बर्तन को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप अभ्यास करते हैं, आप कोशिश करते हैं और उस हाथ को उस स्थिति में पकड़ने के लिए सिखाते हैं, उसे नीचे न गिरने दें या ऐसा कुछ। तो हाँ, इसमें मुझे 4 साल लग गए हैं, इसलिए यह आसान नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि मैं स्ट्रोक से पहले की गतिविधियों में लौट आया हूँ, इस तथ्य में कि मैं काम कर रहा हूँ। मैं वह नहीं कर रहा हूँ जो मैं पहले करता था। मेरे करियर में बदलाव आया है। मेरे बाद से शारीरिक रूप से मैं वह नहीं कर सकता जो मैं पहले करता था। अब मैं अपनी पहल पर एक करियर रियल एस्टेट में कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपना समय चुन सकता हूँ। मैं काम की मात्रा चुन सकता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। इसलिए और जब मुझे करना होता है तो खुद को सीमित कर सकता हूँ। तो उस दृष्टिकोण से यह एक आदर्श करियर है। और भले ही मैं उतना काम नहीं कर रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए, मुझे एक बहुत अच्छे बॉस का सौभाग्य मिला है जो मेरी गतिशीलता और मेरे काम को सहन करता है। शुरुआती चरण वास्तव में निराशाजनक थे। जैसा कि मैंने कहा, आपको डर था कि क्या यह जीवन भर के लिए है, क्योंकि अस्पताल में उन्होंने कहा कि मैं कभी भी 100% नहीं हो पाऊंगा और यह काफ़ी निराशाजनक था। आप हमेशा दुखी महसूस करते थे कि आप एक बोझ हैं। आप कभी कभी उदास हो जाते थे और कभी कभी बहुत गुस्सा होते थे और निश्चित रूप से कभी कभी निराश भी होते थे। तो हाँ, ये कठिन था। मुझे अपनी जीभ को काफ़ी बार काटना पड़ा क्योंकि आप अधीर हो जाते हैं। आप किसी को कुछ करने के लिए कह सकते हैं और
समय की पहचान सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं होती। एक सेकंड कभी कभी एक घंटे की तरह लग सकता है और इसलिए हाँ मेरी बेटी कहती थी, 1 मिनट रुको, मैं कर दूंगी। तो आप जानते हैं, मैं खुद को दोहराने से रोकता था और यह उन चीज़ों में से एक है जिसे आपको सीखना होता है। शुरुआत में रिहैब सत्रों में जाने के लिए मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया से आई थी। वह 1 महीने तक रुकी और इसलिए वह मेरी ड्राइवर, मेरी रसोइयाँ, सफाई कर्मी, सब कुछ थी। फिर बाकी परिवार ने मदद की। उन्होंने उस अवधि के दौरान सबने मदद की। तो जब तक मेरी बेटी गई मैं बसों पर जाने में सक्षम था। और फिर वह इतना निराशाजनक था कि मैंने गाड़ी चलाने का फैसला किया। वह 6 महीने बाद मैं अपने ड्राइववे पर ऊपर और नीचे गाड़ी चला रहा था और कैरिंगटन के लोग मुझे पकड़ लिया। कहा मुझे एक विशेष परीक्षण करवाना था। खैर, डॉक्टर ने उसके बाद मुझे मंजूरी दे दी, इसलिए मैं खुश था। और स्वयं गतिशीलता एक वास्तविक उत्थानकारी भावना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जहाँ चाहें जा सकते हैं। आप जानते हैं, भले ही आप अपना हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, कम से कम आप घूम सकते हैं। शुरुआत में मेरे पास एक बिस्तर था। बिस्तर से बाहर निकलने में मदद करने के लिए, रेल को पकड़ने के लिए वह हटा दिया गया था, लेकिन मैंने शुरुआती चरणों में उसका उपयोग किया था अपने ख़राब हाथ को रखने के लिए, क्योंकि एक बार जब आप इसे पकड़ लेते हैं और उस पर रख देते हैं तो ये बस जकड़ जाता है। इसलिए मैं धक्का देने और खींचने का अभ्यास करता था। तो मुझे लगता है कि इसने मुझे कुछ मांसपेशियों को विकसित करने में मदद की, क्योंकि मेरा धक्का देना और खींचना अब काफ़ी मजबूत है। और दीवारों का उपयोग करके अपने हाथ को मजबूत करने और सीधा करने के लिए धक्का देने की कोशिश की। मैंने ड्रेसर के किनारे का भी उपयोग किया, क्योंकि यह बस खिंचाव है। जब आप लेटे होते हैं, आप नीचे की ओर मुंह करके अपने हाथों को अपने सामने धक्का देते हैं, तैराकी की गति की तरह खिंचाव करते हैं। हाँ, मैंने बहुत सारे विचारों का उपयोग किया है ताकि सामना कर सकूं। अन्य उपचार जो मैंने आजमाए हैं, चीनी हर्बल दवाएं और साथ ही चीनी एक्यूपंक्चर और साथ ही मसाज। वास्तव में मैं बहुत आक्रामक था और क्योंकि मैं चाहता था और मुझे अपनी ताकत को जल्द से जल्द वापस पाना था, इसलिए मैंने यह किया। ये तीनों चीज़ें एक समय में हर दिन की। तो मैंने मसाज किया, मैंने एक्यूपंक्चर किया और मैंने भी चीनी हर्बल दवा ली। और लेकिन वास्तव में मैंने उस पर काफ़ी पैसा खर्च किया। इसमें मुझे लगभग $70 प्रतिदिन खर्च हुए और मैंने इसे 7 दिन सप्ताह में और 3 महीने तक किया। लेकिन और काफ़ी निराश हुआ और मुझे नहीं लगा कि वे मुझे कोई बड़ी मदद देंगे। बिल्कुल नहीं। और शायद कुछ लोग कहते हैं कि वे उपयोगी हैं, लेकिन मेरे लिए और मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। और मेरे पास मेरे पुनर्वास के लक्ष्य हैं। कहें पहले मैं लगभग 5 मिनट तक चल सकता था और मैं बहुत थक जाता था। लेकिन मैं हर दिन मैं अपनी योजना बनाता हूँ कि दिन में 3 बार चलूँ, सुबह, दोपहर के भोजन के समय और साथ ही और शाम को। तो मैं वास्तव में इसे करते रहना और धीरे धीरे मैं 10 मिनट समय तक चल सकता हूँ, बजाय केवल 5 मिनट के समय तक चलने के। और मैं तेज़ चल सकता हूँ और मेरी चाल भी बड़ी हो गई है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि चलना सबसे अच्छा व्यायाम है
और मेरे पास एक एक्सरसाइकिल भी है और मैं हर दिन एक्सरसाइकिल करता हूँ ताकि मेरे घुटने मजबूत रहें। और ये वास्तव में मदद करता है। और मैं कुछ बागवानी करता हूँ या कपड़े सुखाने का काम करता हूँ। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं पहले की तरह एक सामान्य व्यक्ति बनने की कोशिश करूँ। मैं ये जांचने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं अभी भी गाड़ी चलाने में सक्षम हूँ। और हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले से अधिक सावधानी से गाड़ी चलानी होगी। और मुझे यह भी ध्यान में रखना होगा कि मेरी दृष्टि पहले से कमज़ोर हो सकती है। लेकिन सौभाग्य से मेरी पत्नी हमेशा गाड़ी चलाती है, इसीलिए मुझे खुद गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रोक के बाद भी लोग गाड़ी चलाने में सक्षम होते हैं, कुछ समायोजन के बाद। जैसे स्टीयरिंग व्हील पर कुछ समायोजन करना, और फिर भी वे गाड़ी चला सकते हैं। बेशक यह सब उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करता है और उनके जीपी की मंजूरी पर। और वास्तव में मैं अब तक 4 बार हवाई यात्रा कर चुका हूँ और इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब मैंने अपनी उड़ान टिकट बुक की थी। मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को बताया कि मुझे व्हील चेयर की मदद चाहिए, और फिर उन्होंने हवाई अड्डे पर व्हील चेयर प्रदान की। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि वे मुझे केबिन तक ले जा सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप बेहतर होना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको सोचना होगा कि आप बेहतर हो सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको चोट लगी हो। ये अगले दिन ठीक नहीं होता। घाव को ठीक होने में समय लगता है। लेकिन बस चलते रहो। एक दिन आप बेहतर होंगे। उस कीमती समय को बर्बाद मत करो। यही मैं सोचता हूँ। मैं बस व्यायाम करते रहने और कोशिश करते रहने के बारे में सोचता हूँ। मुझे पता है कि मैं बेहतर हो जाऊँगा। कम से कम मेरी ज़िंदगी को आसान बनाना बस बैठे रहने से बेहतर है। यह सोचने से बेहतर है कि ओह, ये बेहतर नहीं होगा और ऐसी बातें। मूल रूप से आपको खुद को व्यस्त रखना होगा। जैसे चीज़ें करते रहना, व्यायाम करना। बस बैठे मत रहो और सोचो। बस खुद को व्यस्त रखो। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बस व्यायाम करना। जैसे हर दिन थोड़ा सा, 10 दिनों में आप काफ़ी कुछ कर लेते हैं। यह रातों रात नहीं होगा। पहले मैं सोचता था कि रातों रात मैं खड़ा हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक हफ्ते बाद आप निश्चित रूप से, जैसे हर हफ्ते आप अंतर देख सकते हैं। गारंटी है। अगर आप दिल से करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो यह बदल जाएगा। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन जैसे ये हर हफ्ते बदल जाएगा। आप अंतर देख सकते हैं। मुझे लगता है कि यह उन लोगों के संपर्क में रहना काफ़ी महत्वपूर्ण है जिन्हें आप जानते हैं कि उन्हें भी वही बीमारी है, जैसे स्ट्रोक वाले लोग, ताकि आप लोग नोट्स की तुलना कर सकें। एक दूसरे से पूछें, क्योंकि मेरे पैर की उंगलियां बहुत बुरी तरह से मुड़ रही हैं। मैं हमेशा अपने दोस्त के घर फ़ोन करता हूँ, यह देखने के लिए कि उनके पैर की उंगलियां कैसी हैं, क्योंकि इससे मेरे चलने पर बहुत असर पड़ता है। मैं हमेशा उन्हें फ़ोन करता हूँ, यह देखने के लिए कि उनके पैर की उंगलियां कैसी हैं, क्या उनकी उंगलियां ठीक हो रही हैं या नहीं, बस नोट्स की तुलना करने के लिए। और मैं उन लोगों को फ़ोन करता हूँ, उन लोगों से बात करता हूँ जिन्हें वर्षों से स्ट्रोक हुआ है, ये देखने के लिए कि उन्होंने स्ट्रोक को कैसे सहा, कैसे उबरे। यह मुझे भी प्रोत्साहन देता है। लेकिन फिर भी आप बेहतर हो सकते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचें तो बेहतर होने का मौका है।
मैंने अपने दोस्त के पिता को देखा जिन्हें 4 साल पहले स्ट्रोक हुआ था, लेकिन आज वह बहुत स्वस्थ हैं। वह स्ट्रोक से पहले से भी बेहतर दिखते हैं। वह वास्तव में स्ट्रोक से पहले से भी अधिक फिट हैं। यहाँ तक कि जब उन्होंने मिडल मोर अस्पताल में मुझसे मुलाकात की तो सभी लोग, सभी नर्सें जिन्होंने उन्हें 4 साल पहले देखा था, वे सभी विश्वास नहीं कर सकते कि वह कितने अच्छे दिखते हैं, वह कितने अच्छे चलते हैं। वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह चलते हैं, आप बता भी नहीं सकते। स्ट्रोक ने उनके दाहिने हाथ की तरफ असर डाला, लेकिन मेरे मामले में स्ट्रोक ने मेरे बाएं हाथ की तरफ असर डाला। मेरे स्ट्रोक के बाद ये आहार बदल गया, पुनर्वास के लिए जाना, जिम में शामिल होना, मेरे पसंदीदा खेलों में वापस जाना, बाहर जाना। हाँ, मुझे लगता है कि यह एक और बात है जो मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब मुझे पहली बार स्ट्रोक हुआ था तो मैं बाहर जाने और लोगों से मिलने से थोड़ा डरता था क्योंकि मैं ठीक से बोल नहीं सकता था। लेकिन जब तक मेरी दोस्त आई और उसने मुझसे कहा बाहर जाने में कभी शर्म मत करो, और उसके बाद मैं बाहर जाने और लोगों से मिलने में शर्मिंदा नहीं हुआ। तो ये एक और बात थी जो मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोग जिन्हें स्ट्रोक हुआ है और सोचते हैं कि वे सामान्य नहीं हैं, खैर आप सामान्य हैं। और यही मैं करता रहा हूँ, बस बाहर जाकर लोगों से मिलना, और इसने वास्तव में मेरा आत्मविश्वास फिर से वापस ला दिया है जैसा कि मेरे स्ट्रोक से पहले था। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे करनी पड़ी। 5 चीज़ें, मेरा आहार, मेरा पुनर्वास, मेरा जिम, मेरे खेल और लोगों से मिलने के लिए बाहर जाना। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसके कारण लोगों से मिलने से कभी ना डरें। तो ये है, जब मुझे पहली बार स्ट्रोक हुआ था तो मैं बोलने में असमर्थ था। मैं अपने दाहिने हाथ, अपने दाहिने पैर का उपयोग करने में असमर्थ था। मेरे स्ट्रोक के बाद से जो प्रगति मैंने की है, जो 6 महीने पहले हुई थी, भले ही मुझे भाषण की समस्या है, मुझे यह बिल्कुल भी समस्या नहीं लगती। मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे 6 हफ्ते तक गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। मुझे अपने स्ट्रोक के 6 हफ्ते बाद, या जब मैं अस्पताल से बाहर आया, तो उन्होंने मुझे सड़क से दूर रहने के लिए 6 हफ्ते दिए। तो मुझे गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं थी। 6 हफ्ते पूरे हो गए और फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उनसे अनुमति मांगी और उन्होंने मुझे गाड़ी चलाने की अनुमति दे दी। तो अब मैं ठीक हूँ गाड़ी चलाने के लिए। अब मैं अपने रिहैब खुद जा सकता हूँ। और लेकिन मेरा मतलब है, ये मेरे बच्चे थे जो मुझे घुमा रहे थे, आप जानते हैं। ये थोड़ा निराशाजनक था क्योंकि मैं खुद से बाहर जाने और खुद से ख़रीदारी करने का आदी था। लेकिन है, यह आप जानते हैं, ऐसी चीज़ों के साथ खैर ये होता है। तो मेरे पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान मेरे साथ जो हुआ वह यह है कि मैं फिजियोथेरेपी के लिए गया और मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे संतुलन, चलने के बारे में बताया। मैंने भी ट्रेडमिल पर चढ़कर देखा कि क्या मैं सही से चल सकता हूँ और मेरा संतुलन कैसा है। और मुझे मेरे दाहिने तरफ के लिए अलग अलग व्यायाम दिखाए, या बस मेरी बाँह और उंगलियों को मजबूत करने के लिए, और साथ ही मेरी वाणी के साथ हाँ, बस कुछ शब्द बोलना और देखना कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। आप जानते हैं, अलग अलग शब्दों के बारे में बोलना और क्या नहीं। मुझे दिखाया कि कैसे लिखना है, या बस अलग अलग चीज़ें जो मैं कर सकता था। और जब मैं बाहर आया तो मैंने उन पर जारी रखा, बस ठीक होते रहे। बस मेरी विकलांगताओं में और उन्हें हर दिन करना, जैसे लिखना और चलना और बोलना और
हाँ, जब आप ऐसा कर रहे होते हैं, हाँ, आप थक जाते हैं, तो मैंने जो किया वह ये है कि अगर मैं थक गया तो मैं रुक गया। मैंने कभी भी खुद को उस बिंदु से आगे नहीं धकेला। मैंने बस वही किया जो मैं कर सकता था। मैंने अपने शरीर के बारे में सीखा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, और मैं बस रुक जाता और फिर आराम करता या सो जाता। ये कहते हुए कि मैंने कभी भी एक बार नहीं सोचा मैं सामान्य नहीं हो पाऊँगा। मैं दृढ़ था, मेरे पास दृढ़ता थी, और मैंने खुद को सामान्य स्थिति में लाने के लिए सकारात्मक रखा। स्ट्रोक के बाद और ठीक होने के बाद मुझे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए दिए गए थे, और मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि क्योंकि उस समय मुझे हर बार सहायता मिल रही थी। जब आप जानते हैं, मैं चाहता था, मैं कुछ करता, कहीं जाता, मुझे हमेशा सहायता की आवश्यकता होती थी, लेकिन मेरा लक्ष्य था कि मैं चीज़ें खुद कर सकूं। आप जानते हैं, अपने आप खड़ा होना, कोई सहायता नहीं, और धीरे धीरे मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे काफ़ी सारी चीज़ों में सहायता की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। और मुझे पता है कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रोक के 6 महीने में बहुत सुधार हुआ है। मैं बिस्तर में अपने सामान्य व्यायाम करता हूँ, आप जानते हैं, उठने से पहले, और फिर हाँ, जाहिर है, आप सुबह अपनी गोलियाँ लेते हैं, आप जानते हैं। और फिर दिन के दौरान अगर कोई घर पर है तो मैं बाहर जाता हूँ और सामान्य फुटपाथ पर चलने की कोशिश करता हूँ, आप जानते हैं, बजाय, क्योंकि अंदर और बाहर अलग होता है, तो मैं हमेशा बाहर जाता हूँ और टहलता हूँ। या हम जाते हैं, बच्चे टच खेलते हैं, और मैं अपने बेटे को मुझे वहाँ छोड़ने के लिए कहता हूँ, जहाँ एक अच्छी जगह है जहाँ मैं ऊपर और नीचे चल सकता हूँ, आप जानते हैं, समतल पर, और यहाँ तक कि चट्टानी हिस्सों पर भी मैं असमान सतह पर चलने की कोशिश करता हूँ, आप जानते हैं। अपने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब मैं बाहर चल रहा होता हूँ तो हमेशा कोई ना कोई मेरे साथ होता है, लेकिन आप जानते हैं, एक बार जब मैं धीरे धीरे आत्मविश्वास प्राप्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैं घर पर चलने के दौरान छड़ी को फेंक रहा हूँ, आप जानते हैं, और खैर, घर पर व्यायाम, बस आप जानते हैं, जितना हो सके चलें, अपने शरीर के हर हिस्से को हिलाएं, कोशिश करें, आप जानते हैं। मैं हिला सकता हूँ, मैं साइड को हिला सकता हूँ, लेकिन मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, आप जानते हैं। देखिए, अब मैं अपना हाथ उठा सकता हूँ, लेकिन पहले मैं इसे नहीं उठा सकता था, ये बस मृत था, और मेरी टांग, मैं इसे उठा सकता हूँ। देखिए, धीरे धीरे हिल रहा है, धीरे धीरे वापस आ रहा है, तो आप बस इसे बनाए रखें। व्यायाम, मेरा मतलब है, ये आपको कुछ भी खर्च नहीं करता, यह आपकी अपनी मेहनत है। आप बस बाहर निकलें और घूमें, दिन भर सोने का कोई फ़ायदा नहीं। आप कभी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये स्ट्रोक आपको थका देता है, आप जानते हैं। आपको उस थकान से लड़ना होगा, ताकि आप वहाँ पहुँच सकें जहाँ आप जाना चाहते हैं, आप जानते हैं। जो चीज़ें मेरे घर में मेरी मदद के लिए लगाई गई थी, वहाँ शॉवर में रेलिंग और टॉयलेट में रेलिंग थी, और साथ ही क्योंकि हमारे कुछ लाउंज सूट बहुत नीच थे, मेरे लिए उठना मुश्किल था। उन्होंने मुझे नहीं पता कि आप उन्हें क्या कहते हैं, वे कुर्सी को ऊंचा बनाते हैं। मिडलमोर के व्यावसायिक चिकित्सक ने आकर ये सब मेरे लिए किया। पुनर्वास में जाने से पहले व्यायाम के लिए वे बिस्तर पर मेरे हाथ के साथ व्यायाम करते थे। मेरे आगंतुकों को मेरी बांह की मालिश करने का सुझाव दिया, लेकिन अगर मैं बैठा हूँ तो बहुत सावधान रहना चाहिए, उस पर झुकना नहीं चाहिए या उसे लटकने नहीं देना चाहिए। मैं बिस्तर में काफ़ी अच्छी तरह से बैठ सकता था। एक बार जब उन्होंने मेरे नकली दांत निकाल दिए तो मैं काफ़ी अच्छी तरह से बात कर सकता था। तो फिर मैंने सोचा, ओह, मैं यहाँ लंबे समय तक नहीं रहूँगा, मैं चीज़ें करने जा रहा हूँ। और फिर मेरे लिए पुनर्वास कक्ष में जाने का समय आया। हर हफ्ते मैंने देखा कि मैं सुधार कर रहा था। मुझे उठकर नाश्ता करने की अनुमति दी गई। उस समय तक मुझे कठिनाई हो रही थी दूध खोलने और टोस्ट पर मक्खन लगाने में, इसलिए मेरी बेटी हर सुबह खाने में मदद करने आती थी।
उसके लगभग 1 हफ्ते बाद मुझे सभी के साथ नाश्ते के कमरे में जाने की अनुमति दी गई। फिर से व्हीलचेयर में ले जाया गया और जहाँ भी मैं व्हीलचेयर में जाना चाहता था। पुनर्वास में लगभग 6 सप्ताह के अंत तक मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ बाहर टहलने के लिए ले जाया गया। वह मुझे सीढ़ियों पर ऊपर और नीचे चलने के लिए ले जाती थी। घर आने के समय पर जब मैं घर आया, मैं अपने बिस्तर के चारों ओर चल रहा था, व्हीलचेयर के बिना किसी सहारे के। मैं डाइनिंग रूम तक चलता था, अपने साथ, कुछ मेरे आगंतुकों के साथ। लेकिन फिर भी सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि मेरा और अपने संतुलन के बारे में सुनिश्चित होना। लेकिन उस समय मैं बहुत भावुक भी हो गया था। मुझे लगता है कि यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं घर जा रहा था। मैं चलने में बहुत रुचि रखता था और मैं वहाँ बैठकर पूरे दिन उदास रहता था। और मैंने कहा, अरे अगर मैं खुद को धक्का देना शुरू करूं तो मेरे लिए एक बेहतर जीवन है। ओह, और इसी तरह मैंने चलना शुरू किया। हाँ, मैं कुर्सी पर बैठकर पूरे दिन उदास रहने के बजाय चलने से ज़्यादा खुश था। लेकिन एक बार जब मैंने चलना शुरू किया तो मैंने शुरू किया, सब कुछ मेरे अंदर उबलने लगा, शुरू हुआ। वाह, बस इसके परे जीवन है, आप जानते हैं। और इसी तरह मैं बन गया, क्योंकि मुझे खुद को बाहर निकालने के लिए धक्का देना पड़ा और फिर सब कुछ उबलने लगा। वैसे भी मैं एक नया आदमी था। 5 साल हो गए स्ट्रोक के बाद, और मुझे पता है कि मैंने कई तरीक़ों से नाटकीय रूप से सुधार किया है, क्योंकि पहले मैं नहीं कर सकता था। मुझे व्हीलचेयर से बाहर घूमने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब मैं खड़ा हो सकता हूँ और घूम सकता हूँ। कृपया हार मत मानो, नहीं, आगे बढ़ो, इससे बाहर आओ और आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। हम वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अगर हम नहीं पहुँचे तो हम कुछ नहीं हैं। और मुझे लगता है कि आजकल हम में से बहुत से लोगों के लिए यह एक परीक्षा है कि हम बहुत आसानी से हार मान लेते हैं। कृपया आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करें, आगे बढ़ें। आप जानते हैं, हमारे आगे एक बेहतर जीवन है अगर हम अधिक व्यायाम करें और अधिक समय लोगों के साथ बिताएं। आप जानते हैं, घर पर मत रहो और 4 दीवारों से बात मत करो, क्योंकि वे आपको जवाब नहीं देंगी। मेरे पास साल में 4 बार पखवाड़े की अवधि होती है, जब मैं यहाँ के वृद्ध लोगों के अस्पताल जाता हूँ। और मैं वहाँ पखवाड़ा बिताता हूँ, और मेरा काम है वेरा से कहना कि कहीं और चली जाओ, क्योंकि मैं उसे देखना नहीं चाहता। यह बहुत बेहतर है। मुझे पता है कि वह बाहर खुद का आनंद ले रही है। मैं यहाँ के क्लब में जाता हूँ जो बॉल्स चलाता है, और हम 1.5 घंटे बॉल्स खेलते हैं, और ये लोगों के लिए एक अच्छा व्यायाम है। जो भी वहाँ जाता है वापस आता है।